नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज के वीडियो में कल और आज दोनों दिन की सुजस मैगजीन इंक्लूड है। जैसा यहाँ आप डेट देख रहे हैं, ये है 9 नवंबर और इससे पुरानी जो है 8 नवंबर, वो भी आज है। साथ ही जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी वो थी 6 नवंबर वाली सुजस पत्रिका। तो आज जो 7 नवंबर है उसको भी, यानी कि 7, 8 और 9, इन तीनों को आज मर्ज किया गया है। 8 और 9 का तो कारण आप समझ ही पा रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास नहीं हुई थी, इसलिए 8 वाली आज भी है। 7 वाली का रीजन ये है कि दीपावली पे जो साप्ताहिक विशेषांक हमने लाया था, उसके बाद से एक क्लास का मार्जिन चल रहा था, हम एक क्लास पीछे चल रहे थे, क्योंकि उसमें कई सारी क्लासें शामिल की गई थी, फिर भी एक क्लास एक्स्ट्रा बच रही थी। तो उसको इसी दिन के लिए रखा गया था कि कभी दोबारा अगर क्लास ऑफ रहती है तो एक साथ जो 2-3 क्लास होंगे उनको मर्ज कर दिया गया है, मर्ज कर दिया जाएगा। तो आज इन तीनों को मर्ज कर दिया गया है। अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ, देखते हैं क्या क्या है न्यूज़। सबसे पहली खबर किससे संबंधित है? ये है प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और ईआरसीपी निगम मजबूत होगा। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। दूसरी न्यूज क्या है? ये है सरकारी अधिकारियों की एक जवाबदेही तय होगी। राज्य सरकार द्वारा एक विधेयक लाया जा रहा है जिसमें लोक सेवकों की, सरकारी कर्मचारियों की जो जवाबदेहिता है वो तय की जाएगी। इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। तो राज्य सरकार ने इस पर सुझाव मांगे हैं आम जनता के, और इसके लिए इसको एक पोर्टल पर ओपन रखा है। उसके लिए सुझाव की जो अंतिम तिथि है उसको भी अब बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। तो इस न्यूज़ के बारे में, इस प्रस्ताव के बारे में आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। इधर है आईटी जॉब फेयर जो जोधपुर में आयोजित हो रहा है, इसको भी डिटेल में देखेंगे आज। अगले पेज पर बढ़ते हैं। ये है प्रशासन शहरों के संग अभियान। ये कहाँ? हवामेल जोन में 35 पट्टे वितरित किए गए। तो एक सामान्य प्रशासन की खबर है। ये है समान पात्रता परीक्षा, सीईटी जिसे आप कहते हैं, तो उसके लिए आवेदन अब सीनियर सेकेंडरी स्तर के लिए आवेदन 11 नवंबर तक। ये हर घर जल योजना जो कि जल जीवन मिशन के तहत संचालित हो रही है। इधर सूफी संगीत महोत्सव जो जहाँ एक खुशरो 19 नवंबर से एक महोत्सव का आयोजन होगा। कहाँ? जयपुर के अल्बर्ट हॉल में। इस न्यूज़ को भी देखेंगे। और आजीविका ने जीवन रेखा बदली, हर माह 15,000 रुपये की कमाई। तो आजीविका के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ हैं वो हम पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं। इधर है खनन से राजस्व वसूली का नया रिकॉर्ड बना। तो ये दोनों बातें हुई 9 नवंबर की। अब 8 नवंबर वाली मैगजीन देखते हैं, उसमें क्या क्या न्यूज़ थी। जैसे आयम शक्ति उड़ान योजना, तो ये महिलाओं को मुफ्त में निःशुल्क जो सैनिटरी नैपकिन बांटी जाती है उससे संबंधित योजना है, जिसमें प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन दी जाती हैं। इधर है मुख्यमंत्री का एक निर्णय जिसमें 3 न्यायालयों में 18 नवीन पदों का सृजन किया गया। और प्रकाश पर्व, ये गुरु नानक जो जयंती थी उससे संबंधित एक सामान्य जानकारी। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें अब 11 नवंबर से जोधपुर से एक ट्रेन रवाना होगी। और कहाँ के लिए? गंगा सागर के लिए। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में हम पहले भी देख चुके हैं। कितनी पहले हमने देखी? कितनी? 3 ट्रेन रवाना हो चुकी हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले जो रवाना हुई थी वो कहाँ से गई थी? वो गई थी जयपुर से। दूसरी जो रवाना हुई थी, बाकी जो दोनों हैं वो जोधपुर से ही रवाना हुई है। और अब भी जो एक और ट्रेन रवाना होने वाली है वो भी कहाँ से रवाना हो रही है? वो भी जोधपुर से ही रवाना हो रही है। और ये कहाँ जाएगी? चौथी ट्रेन अब जाने वाली है, ये गंगा सागर जाएगी। इससे पहले जयपुर से जो गई वो रामेश्वरम गई, फिर जो दूसरी ट्रेन जोधपुर से गई वो जगन्नाथपुरी गई, फिर तीसरी ट्रेन जो जोधपुर से गई वो रामेश्वरम, और चौथी ट्रेन अब गंगा सागर जाने वाली है। तो इस योजना को और इसके बारे में सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पुरानी क्लास में पढ़ी हैं। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। इधर क्या? जोधपुर डिजीफेस्ट जॉब फेयर 2022 11-12 नवंबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। 20,000 से अधिक इसमें नौकरियां मिलेंगी। इधर है इंडिया स्टोन मार्ट 2022। ये कहाँ आयोजित हो रहा है? इंडिया स्टोन मार्ट 2022। और इसी में साथ में 11-12 नवंबर को जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन होगा। इधर बूंदी महोत्सव और पुष्कर मेले का समापन हुआ, यानी कि कब? ये कौन से दिन की बात है? पुष्कर मेले का समापन 8 नवंबर। तो कमेंट्स में किसी ने पूछा था एक बार कि पुष्कर मेला 8 से 9 नवंबर है या 1 से 8 नवंबर है या 1 से 9 नवंबर है। तो आज एकदम क्लियर हो गई बात। 8 नवंबर को मेले का समापन हुआ, यानी कि मेला कब से कब था? 1 से 8 नवंबर। और इधर कोटा में बायोगैस खरीद का समझौता, ये कौन सी योजना के तहत? इसमें है देवनारायण योजना, जो पशुपालकों के लिए आवास बनाया जाएगा, जिसमें इस योजना को आज हम डिटेल में देखेंगे। ये बूंदी महोत्सव जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हो रहा है 11 से 13 नवंबर।
आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। ये 7 नवंबर 2022 वाली जो सुजस है उसमें क्या क्या न्यूज आई थी, जैसे गुरु नानक जयंती पर मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं, इधर है हर घर जल योजना, इधर है देव उठनी एकादशी, प्रदेश में एक भी बाल विवाह दर्ज नहीं हुआ, तो ये सामान्य सी बातें हैं। और यहाँ आमजन की सरकार, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, तो इस योजना को आज समझेंगे। और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको लागू कर दिया गया है राजस्थान में वापस, उसके बारे में सामान्य जानकारियाँ दी गई हैं। आगे अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये है मेगा जॉब फेयर, कहाँ, जयपुर में। इधर सैनिक कल्याण के लिए धन संग्रह पर्व यानी कि एक क्यूआर कोड जारी किया गया है राज्यपाल द्वारा, जिस पर कोई भी उसको स्कैन करके जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए आर्थिक मदद कर सकता है। तो हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो सैनिकों के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि कैसे करें कि एक प्लेटफॉर्म भी सही हो जहां हम अपना कुछ अगर पैसा दें तो वो सही जगह तक पहुंचे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक ऐसा पोर्टल कह सकते हैं या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर एक क्यूआर कोड जनरेट किया। तो जो पूर्व सैनिक हैं उनको अगर कोई भी आमजन आर्थिक मदद देना चाहता है तो क्यूआर कोड के जरिए उनको वो पैसा पहुंचा सकता है। इधर कोटा से एक न्यूज क्या है, नगरीय विकास मंत्री ने 46.10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 3 दिवसीय बागड़ महोत्सव का समापन हुआ। और राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत करेगी। यहाँ चिकित्सा शिक्षा में राजस्थान अग्रणी, तो ये सामान्य सी कुछ जानकारी। इसके बाद हमारा इंडेक्स, जिसमें हम जो 3 दिन की ये सुजस मैगजीन है, इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन हुई, जैसे आपने देखा हर घर जल योजना है, वो 2-3 दिन की मैगजीन में है, तो उसको हम एक ही जगह कर चुके हैं, पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ें कॉमन नहीं हैं उनको एक ही जगह रखने के बाद आज का इंडेक्स हमारा क्या बनता है। सबसे पहले है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 तथा जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल, इसको समझेंगे। फिर है देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना, इस योजना को हमने राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास में भी पढ़ा था, आज यहाँ इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ ये क्वेश्चन की फॉर्मेट में थी। आज योजना के जो प्रावधान है वो समझेंगे। इधर है सरकारी कार्मिकों की जवाबदेही हेतु कानून, तो इस कानून को लाया जा रहा है जिस पर आमजन के सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगली न्यूज है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, फिर आयम शक्ति उड़ान योजना, फिर आईटी जॉब फेयर डिजी फेस्ट जो जोधपुर में आयोजित हो रहा है, और जहां एक खुसरो महोत्सव। सबसे पहले शुरुआत करते ही है इंडिया स्टोन मार्ट 2022 तथा जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। तो स्टोन मार्ट मतलब स्टोन के काम से संबंधित है, ऐसा एक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है जिसमें राजस्थान का जो स्टोन काम है या स्टोन का जो काम है, स्टोन जो आर्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। कब से कब होगा, तो राजस्थान स्टोन मार्ट जो है उसका आयोजन होगा 11 से 13 नवंबर, और इस आयोजन के दौरान ही यानी कि 11 और 12 नवंबर को 2 दिन जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन होगा। तो जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन पूछा जाए तो 11 से 12 नवंबर, और इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कब है, 11 से 13 नवंबर। मतलब इंडिया स्टोन मार्ट जो आयोजन होगा उसी के अंतर्गत उसी सेम बिल्डिंग में उसी सेम स्थान में किसका आयोजन होगा, जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का 11 और 12 नवंबर को। कहाँ होगा, तो ये जयपुर एग्जीबिशन सेंटर जो सीतापुरा जयपुर में स्थित है, वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजक कौन है, तो ये 3 संस्थाएं आयोजक हैं इसकी, जैसे CTOS यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, दूसरी FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और तीसरी RICO, ये इसके आयोजक हैं। आगे चलते हैं, नॉलेज पार्टनर कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर, यानी कि ये इंडिया का इंस्टीट्यूट है लेकिन इसका वो विभाग जो राजस्थान से संबंधित है वो इस चीज़ का नॉलेज पार्टनर होगा। उद्देश्य क्या है, राजस्थान की स्टोन आर्किटेक्चर की प्रदर्शनी करना, साथ ही इसका प्रमोशन करना, इसके लिए एक मार्केट डेवलप करना, लोगों के विचार विमर्श सुझाव आदि इस काम के लिए जो डेवलप हो पाए उनको वहाँ एक मंच प्रदान करना। जैसे कि अगले पॉइंट में लिखा भी गया है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में नए विचारों के आदान प्रदान, संवाद और नेटवर्किंग हेतु एक मंच प्रदान करना। अब चलते हैं आगे अगली न्यूज की तरफ। ये है देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना। तो योजना प्रारंभ कब हुई, 19 जून 2022 से, और इसकी आधारशिला कब रखी गई, ये है 17 अगस्त 2020 से। दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि इस योजना के तहत कुछ आवास बनाए जा रहे हैं। कुछ आवास, कैसे आवास, जिनमें पशुपालक स्वयं रह पाएँ और साथ ही उनके पशु भी रह पाएँ। तो ऐसे आवास जब बनाने शुरू किए गए, मतलब पहले आवास की जो आधारशिला रखी गई वो कब रखी गई, 17 अगस्त 2020 को। और जब ये ऐसे आवास बन के तैयार हो गए और उसके बाद जब उनको वितरित किए गए पशुपालकों को, तो उसी दिन से माना गया योजना का प्रारंभ। और वो दिन कौन सा है, 19 जून
2022। तो ये योजना कहाँ से शुरू की गई? तो यह है कोटा का जो नगर विकास न्यास यानी कि स्थानीय निकाय विभाग जैसे कह सकते हैं, वहाँ का कोटा का नगर विकास न्यास, इसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। यानी कि इसके द्वारा ऐसे आवासों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ रह सके, जिसमें उद्देश्य क्या है? पशुपालकों तथा उनके पशुओं को एक ही स्थान पर आधारभूत सुविधाओं युक्त आवास प्रदान करना। आगे देखते हैं क्या क्या है इसकी विशेषताएं। योजना किसके द्वारा संचालित है? तो योजना नगर विकास न्यास कोटा द्वारा विकसित की गई है। योजना के अंतर्गत पशुपालकों को रियायती दरों पर आवास, मय पशु बाड़ा यानी कि पशु बाड़ा भी उसमें होगा, साथ ही होगा भूसा गोदाम, पशु आहार विक्रय एवं डेयरी हेतु भूखंड उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि अगर कोई पशुओं के आहार के लिए कुछ चीज़ें बेचता है, वो आहार विक्रय के लिए या डेयरी हेतु भी अगर कोई भूखंड लेना चाहता है तो ये सब चीज़ें उसे उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि पशुपालकों को पशुओं से संबंधित जो भी व्यापार है या उनके लिए आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, पशुओं के लिए रहने का स्थान है और साथ ही पशुपालक को स्वयं के लिए जो रहने का स्थान है और स्वयं के लिए भी जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो सभी आसपास के क्षेत्र में एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक योजना के तहत। और इसमें जो पशुओं का गोबर होगा उसको भी बायोगैस संयंत्र का निर्माण करके उसका भी सदुपयोग किया जाएगा। आगे अगली जो न्यूज़ है वो किससे संबंधित है? राजस्थान सरकारी कार्मिकों की जवाबदेही हेतु कानून लाया जा रहा है। तो राजस्थान इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। ये विधेयक क्या है? इस विधेयक को अभी सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया गया है। ये विधेयक है जिसमें कि सरकार चाहती है जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, यानी कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित की जाए। और इसके लिए एक विधेयक लाया गया और उस विधेयक पर आम लोगों की राय मांगी जा रही है और आम लोगों की राय के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिस पर इस विधेयक को रख दिया गया है और इसके लिए आप 30 नवंबर तक अपनी अपनी राय भेज सकते हैं। उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जनहितैषी बनाना, साथ ही राज्य के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही को कानून के दायरे में लाना। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी हैं जवाबदेही तो उनकी अभी भी है, लेकिन उसके लिए अब एक कानून लाया जाएगा, अब उन पर कानून की एक जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। जैसे क्या क्या विशेषताएं हैं? लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ आम लोगों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार होगा। दोषी कार्मिकों पर दंड या जुर्माना लगाया जा सकेगा। कार्मिकों का सोशल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाएगा। कानून का ड्राफ्ट राज्य सरकार के जन अभियोग निराकरण विभाग की वेबसाइट rpg.rajasthan पर उपलब्ध है। यानी कि इसका जो भी ड्राफ्ट है विधेयक का वो इस वेबसाइट पर है, उसको आप पढ़कर अपने अपने सुझाव भेज सकते हैं। और आम लोगों से कानून के प्रारूप पर विचार सुझाव आदि के लिए समय सीमा पहले 9 नवंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30 नवंबर 2022। अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लाया गया। कब? 2011 में। वर्ष 2012 में राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। सितंबर 2019 में कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में समिति का निर्माण हुआ। तो ये नाम आपको याद रखना है, किसकी अध्यक्षता में? श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में। और वर्ष 2020 में राम लोभाया समिति की रिपोर्ट पर कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया और अक्टूबर 2020 में जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक बहस के लिए जारी किया गया। यानी कि अभी जो कानून सार्वजनिक बहस के लिए पेश किया गया है, पोर्टल पर डाला गया है, वो कौन सी समिति की सिफारिशों पर आधारित है? तो वो है श्री राम लोभाया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। यह है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। उद्देश्य क्या है? विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान करना। कौन सा विभाग योजना का संचालन करेगा? यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो ज़्यादातर जो सामाजिक सुरक्षा वाली योजना है जिनमें पेंशन दी जाती है वो इसी विभाग द्वारा संचालित है। कौन सा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसमें कितना लाभ किसको दिया जाएगा? तो 18 वर्ष तक जिसकी आयु है, 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम, तो ऐसी महिला जो इस कैटेगरी में आती है, यानी कि विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और इस एज ग्रुप में आती है, तो उनको पेंशन राशि कितनी है? 500 रुपये प्रति माह। फिर 55 वर्ष व अधिक तथा 60 वर्ष से कम तो 750 रुपये प्रति माह। और अगर 60 वर्ष व अधिक और 75 वर्ष से कम तो 1000 रुपये प्रति माह। और इसके बाद लास्ट जो कैटेगरी है
75 वर्ष तथा अधिक तो 1500 रुपये प्रति माह, यानी कि 4 कैटेगरी हैं, 500, 750, 1000 और 1500। आगे देखते हैं पात्रताएं क्या क्या हैं। तो महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। 3 ये कैटेगरी हैं, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा। तो ऐसी सारी महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी जिनके जीवन निर्वाह के लिए स्वयं की कोई नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है और उनकी कुल जो वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम है। यानी कि सामान्य सी भाषा में समझें तो राजस्थान की मूल निवासी महिला 18 वर्ष से ज़्यादा आयु और 48,000 रुपये से कम वार्षिक आय। फिर इसमें कौन पात्र नहीं होगा, तो सरकारी कर्मचारी की विधवा या तलाकशुदा और अन्य विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रही महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं होंगी। यानी कि कोई ऐसी महिला जो किसी ऐसी दूसरी योजना का भी अगर लाभ ले रही है तो वो इस योजना का पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की जो विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं वो भी इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगी। राज्य सरकार द्वारा अच्छा इसमें कुछ छूट भी प्रदान की गई है। जो 48,000 रुपये वार्षिक अधिकतम वार्षिक आय है उसमें भी छूट प्रदान की गई है। और किन कैटेगरी में, तो ये कैटेगरी वो हैं जिसमें BPL, अंत्योदय और आस्था कार्डधारी परिवार है, या सहरिया, कथौड़ी और खैरवा जनजाति से संबंधित है, या एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा पंजीकृत HIV एड्स पॉजिटिव महिला है, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा तो कैटेगरी में है ही। तो इनकी आय संबंधी जो छूट है उसमें भी आय संबंधी जो शर्त है उसमें भी छूट प्रदान की गई है। तो कैटेगरी आपको समझ में आ गई, या तो BPL, अंत्योदय और आस्था कार्ड वाली महिला है, सहरिया, कथौड़ी और खैरवा जनजाति की है, या एड्स पॉजिटिव जो कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा पंजीकृत है, इस तरह की कोई महिला है तो उसकी आय में छूट प्रदान की गई है। ये जो 3 जनजातियां हैं, सहरिया, कथौड़ी और खैरवा, इनको जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है उसके तहत भी कितने अतिरिक्त दिन का रोजगार दिया गया है ये मैंने आपको बताया है। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताएं वो कितने अतिरिक्त दिन थे जो इन 3 जनजातियों को, और साथ ही इनके साथ थे विशेष योग्यजन। तो जो महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने घोषणा की कि वो अपने खर्चे पर 25 अतिरिक्त दिन का रोजगार देगी। लेकिन इन 3 जनजातियों को, सहरिया, कथौड़ी और खैरवा, साथ ही विशेष योग्यजनों को, उनको कुछ और अतिरिक्त दिन का रोजगार देगी। वो दिनों की संख्या कितनी है वो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में, मैं पहले उसको बता चुका हूँ। अगली योजना है आयम शक्ति उड़ान योजना, जो कब से शुरू हुई, 19 दिसंबर 2021 से। ये डेट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार। उद्देश्य क्या है, राज्य की सभी महिलाओं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। और प्रति माह कितने, तो 1 महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। कौन सा विभाग संचालित करेगा, तो महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना का संचालन करेगा। बजट रखा गया 200 करोड़ और 181 हेल्पलाइन नंबर। आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। कौन सी न्यूज है, IT जॉब फेयर या डिजीफेस्ट जोधपुर कब से कब आयोजित हो रहा है, 11 से 12 नवंबर 2022। कहाँ, तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। उद्देश्य क्या है, डिग्री, डिप्लोमा, ITI, पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर तथा अन्य अनुभवी जो भी युवा हैं उनको IT या अन्य सेक्टर की अग्रणी कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए एक तरह का महोत्सव या एक तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कहाँ, किस नाम से जाना जाएगा, IT जॉब फेयर। और आयोजित कहाँ हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में। एक डिजीफेस्ट पहले भी आयोजित हुआ था 19 से 20 अगस्त, जो कहाँ हुआ था, जयपुर में, और जिसका नाम क्या था, राजस्थान डिजीफेस्ट। ये ध्यान रखें, ये डिजीफेस्ट जोधपुर में आयोजित हो रहा है और कब, 11 और 12 नवंबर। और इसका नाम रखा गया है IT जॉब फेयर। राजस्थान डिजीफेस्ट जो जयपुर में आयोजित हुआ वो कब हुआ, 19 से 20 अगस्त। ये अभी वन रक्षक या वनपाल वाला जो एग्जाम था उसमें पूछा गया है इसका स्थान कि राजस्थान डिजीफेस्ट का आयोजन कहाँ हुआ। डेट भी दी गई थी कि इनमें से कौन से स्थान पर इसका आयोजन हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। इसमें हमने कई चीज़ें पढ़ी थी, जैसे 20 अगस्त को ही इसमें RCT का उद्घाटन किया गया, और भी कई सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने, जैसे इसकी थीम क्या थी, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। इसको डिटेल में हमने कई बार हमारी सुजिस वाली क्लास में पढ़ा है। तो इस पे कई सारे, इस पे अभी तो क्वेश्चन पूछा ही गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो डिजीफेस्ट और इन्वेस्ट आइसन समिट दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कहाँ आयोजित हो रहा है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में। उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसमें विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें 250 से अधिक कंपनी आने वाली हैं। ऑन द स्पॉट सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू, इंटरेक्शन और मल्टी प्रोफाइल ये जॉब होगी, यानी कि
बहुत सारी तरह की जॉब यहाँ ऑफर की जाएंगी और हाथों हाथ उनको ऑन द स्पॉट सेलेक्ट भी किया जा सकता है, उनकी योग्यता पर डिपेंड करेगा। अगला है कि जहां एक खुसरो महोत्सव, तो खुसरो के नाम से पता चलता है ये महोत्सव कैसा होने वाला है, तो संगीत से संबंधित है। और कौन से संगीत से, तो ये सूफी संगीत से संबंधित एक कार्यक्रम है जो कब 19 और 20 नवंबर 2022 को अल्बर्ट हॉल जयपुर में आयोजित होगा। आयोजक होगा इसका पर्यटन विभाग राजस्थान, जिसमें विभिन्न फिल्मी कलाकार, संगीतकार, गायकों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। अगला देखते हैं बूंदी महोत्सव। ये कब से कब, तो 11 से 13 नवंबर 2022। कहाँ, बूंदी राजस्थान में। आयोजक कौन होगा, पर्यटन विभाग राजस्थान। उद्देश्य क्या है, राजस्थान पर्यटन का विकास करना। तो जितने भी ऐसे महोत्सव हैं जो आयोजित हो रहे हैं, चाहे बूंदी महोत्सव, चाहे जहाँ एक खुसरो महोत्सव, चाहे हमने पहले जो भी देखे कई सारे महोत्सव पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हैं, उन सभी के द्वारा राजस्थान पर्यटन का विकास किया जाना प्रस्तावित है। अब देखते हैं लास्ट में जो एक क्वेश्चन हमारा है कि जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, तो CDOS, फिक्की, रिको या उपयुक्त सभी। इसका क्या होगा आंसर वो बताएं कमेंट्स में। और लास्ट में जैसे कि आप जानते हैं सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एक पहले परीक्षा से पहले परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब 4 दिन बचे हैं। तो लास्ट मोमेंट की भागदौड़ से बचने के लिए आप जल्दी से अगर इसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों का जो है पेमेंट फेल हो रहा है या इस तरह की कोई और समस्याएं आ रही हैं, तो उससे बचने के लिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी 4 दिन बाकी हैं। इसमें अगर केवल एक ही एग्ज़ाम के लिए अगर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 100 रुपये उसके लिए रखा गया है फीस, और फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 160 रुपये। QR कोड को स्कैन करके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये समाप्त हुई आज की क्लास, जिसमें हमने 3 दिन की जो सुजस का ई-पेपर था उसको डिस्कस किया। इसके बाद अब कल से हम एकदम इक्वल आ चुके हैं, जिस दिन की न्यूज़ होगी उसी दिन हम उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुजस अपने आप में ही एक दिन लेट आती है, यानी कि जो 10 नवंबर की क्लास होगी उसमें हम 9 नवंबर का पेपर डिस्कस करेंगे। इसलिए कल जो 11 नवंबर की होगी क्लास, उसमें 10 नवंबर की जो सुजस मैगजीन है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।